So welcome everyone to this revision session of essay 320 that is materiality in planning and performing an audit। सारे बच्चे सबसे पहले बताओ सर इसका नाम 320 क्यों है? मैंने कहा 320 नहीं है 32 है। 32 का क्या मतलब होता है? हम अपनी 32 से फूड के मटेरियल को चबाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे याद रहेगा essay 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। प्लानिंग का क्या मतलब है? जब आप ऑडिट प्लान करो तो आपके पास मटेरियलिटी रेडी होनी चाहिए कि कौन से एरियाज मटेरियल है, किन पे हमको फोकस करके चलना है। प्लस परफॉर्मिंग एन ऑडिट का क्या मतलब है? जब हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, जब हम अपनी सैंपलिंग वगैरह करेंगे तो हमें मटेरियलिटी की जरूरत पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, आपने जब आज का चैप्टर स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले बोला कि हम मटेरियलिटी पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसे 200 की वजह से। ऐसे 200 ने कहा था एज अ ऑडिटर मुझे रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये मटीरियलिटी होती क्या है सर? मटीरियल वो मिसस्टेटमेंट है, मटीरियल वो मिसस्टेटमेंट है विच कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कहीं ना कहीं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी एंटिटी को बाय करने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने क्या कहा था, मैं रिलायंस को बाय कर रहा हूं। रिलायंस को बाय कर रहा हूं, अरे रिलायंस का शेयर खरीद रहा हूं, तो एक ही बात हो गई, रिलायंस को बाय कर रहे हैं। तो जब मैं रिलायंस को बाय करूंगा तो मेरा जनरली उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां ध्यान जाएगा सर? या तो रेवेन्यू पे जाएगा या प्रॉफिट पे। लेट्स टेक रेवेन्यू। अब रिलायंस का रेवेन्यू हमने कितना माना? 1000 करोड़। अब अगर 1000 करोड़ का रेवेन्यू है तो तुम बताओ एज अ इन्वेस्टर तुमको किससे फर्क पड़ेगा? सर देखो 5% ऊपर नीचे होगा रेवेन्यू तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ये डिफरेंस 5% से ज्यादा हुआ ना, बहुत फर्क पड़ेगा। मेरा हो सकता है इकोनॉमिक डिसीजन टू इन्वेस्ट इन रिलायंस बदल जाए। तो तुमने कहा इसकी मटीरियलिटी हो गई 50 करोड़, यानी अगर 50 करोड़ से ऊपर की गलती है तो वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि मुझे वो अफेक्ट करेगी एज ऑडिटर। क्या ये बात सीखी थी? हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या हम मटीरियलिटी निकाल क्यों रहे थे? टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, यानी हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करें, टेस्टिंग करें। तो सबने बोला सर मटीरियलिटी के ऊपर जो जो होगा उसको चेक करेंगे, मटीरियलिटी के जो जो नीचे होगा उसको चेक नहीं करेंगे। बट इसमें आ गया था सर क्या? धर्म संकट। इसमें आ गई थी दिक्कत। मैंने कहा दिक्कत क्या थी सर? कुछ ऐसी बदमाश गलतियां हो सकती हैं जो कि खुद अकेले अकेले तो मटीरियल नहीं है, बट जब साथ आ जाती हैं तो वो मटीरियलिटी के ऊपर चली जाती हैं। तो क्या करें? मैंने कहा अगर मटीरियलिटी को नीचे लाओगे तो ये दिक्कत तो कंटिन्यू ही होती रहेगी, क्योंकि हर बार मटीरियलिटी नीचे आएगी, इसके नीचे कुछ गलतियां होंगी जिनको सम करेंगे तो मटीरियलिटी के ऊपर चली जाएंगी। तो हमको एक नीचे वाली अमाउंट तो सिलेक्ट करनी है, बट उसका नाम मटीरियलिटी नहीं रख सकते। क्या रखें? जुगाड़ मटीरियलिटी। यही जुगाड़ मटीरियलिटी का नाम हमने क्या दिया? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। इसी को हमने कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का नाम दे दिया, यानी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के ऊपर जो भी होगा वो एज अ ऑडिटर आपने चेक करके चलना है। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का नाम क्या है? दिस इज अ अमाउंट या अमाउंट्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, विच आर सेट बाय द ऑडिटर लेस देन द मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? ताकि एक प्रोबेबिलिटी जो थी कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है ये एक्सीड ना कर जाए मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, इसीलिए हमने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकाली। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब कई सारे बच्चों ने बोला क्या सर ऐसा भी तो हो सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा आइटम हो जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्क पड़ता है बट वो मटीरियलिटी से कम है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबने मुझे एक एग्जांपल बताया पेटेंट का। सबने कहा सर हो सकता है एक एंटिटी में पेटेंट है, भले ही उसकी वैल्यू मात्र 5 लाख रुपए है, बट क्योंकि ये एंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो यूजर का अटेंशन इस पे जाएगा। फिर हमको एक नया कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या? कि पर्टिकुलर एबीसीडी के लिए हम एक लोअर मटीरियलिटी भी निकाल सकते हैं। तो हमने सीखा इफ फॉर अ पर्टिकुलर एबीसीडी मतलब अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, अगर कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट है जो मटीरियलिटी से कम है एंड इट अफेक्ट्स द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन यू कैन डिटरमाइन अ डिफरेंट मटीरियलिटी। आप उसके लिए एक लोअर मटीरियलिटी निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। जब मैंने बोला इसके लिए मटीरियलिटी डिफरेंट निकलेगी तो क्या इसके लिए परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी डिफरेंट निकलेगी? बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर मटीरियलिटी डिफरेंट निकलेगी तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी डिफरेंट निकलेगी। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर थी? हाँ सर। फिर मैंने आपको एक बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया सर, क्या? एफआरएफ। जो हमारे एफआरएफ होते हैं, कौन है एफआरएफ? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इनमें आपको कई बार डिस्कशन अबाउट द मटीरियलिटी मिलेगी। सर ये डिस्कशन अबाउट द मटीरियलिटी क्या बात करती है?
व्हाट, हाउ हाउ। व्हाट का क्या मतलब है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट वो है विच कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये व्हाट तो आ गया समझ। हाउ का क्या मतलब था? इट इज बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट जजमेंट। जजमेंट अबाउट टू थिंग्स। सर दो चीजें क्या थी? अफेक्शन एंड नीड्स। कम ऑन, अफेक्शन एंड नीड्स, दो बार और बोल दो, अफेक्शन एंड नीड्स। यानी एक यूजर की जो डिसीजन है, क्या ये सिर्फ साइज पे डिपेंड करता है मिसस्टेटमेंट की, या नेचर पे भी? सर दोनों पे। ये कहता है हमारा जो डिसीजन है इट इज अफेक्टेड बाय द नेचर, साइज और बोथ। सर नेचर वाला एग्जांपल देके बताओ। सपोज अगर कोई 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, तो भले ये मटीरियलिटी जो थी 50 करोड़, उससे बहुत कम है, बट क्या 1 लाख रुपए के फ्रॉड को भी डिस्क्लोज करना चाहिए? हाँ सर करना चाहिए। तो ये कहता है मटीरियलिटी इज अफेक्टेड बाय बोथ नेचर, साइज और बोथ। सर नीड्स का क्या पॉइंट था? आप किसकी इंफॉर्मेशन नीड्स के हिसाब से मटीरियलिटी निकालते हो? चिंटू की, पिंटू की या सबकी? सर सबकी। जो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स है, जो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स है, उसके हिसाब से ही मटीरियलिटी निकाली जाती है। तो बस आपने यही 3 बातें ध्यान रखनी थी। व्हाट, हाउ हाउ। व्हाट का मतलब मटीरियल मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन, ठीक है सर। हाउ का क्या मतलब था? जजमेंट अबाउट द अफेक्शन, जजमेंट अबाउट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, 3 नंबर जेब में, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था सर? क्या जब भी मटीरियलिटी निकालनी है एज अ ऑडिटर, आप क्या क्या चीजें अज्यूम करके चलोगे? सबसे पहली चीज, जो हमारा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको नॉलेज है। ये एवं ही नहीं है, इसको नॉलेज है। सर नॉलेज किसको लेके? बिजनेस को लेके, उसके ऑपरेशंस को लेके, प्लस इसके अंदर एक विलिंगनेस है, इसके अंदर एक उत्सुकता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़े। सो नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड विलिंगनेस टू स्टडी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है, इसको 2 बहनों का याद रखना है। सर ये 2 बहनें कौन थी? मैंने कहा पहली बहन मटीरियलिटी, दूसरी बहन अनसर्टेनिटी। कम ऑन, पहली बहन मटीरियलिटी, दूसरी बहन क्या थी? अनसर्टेनिटी। मटीरियलिटी वाला पॉइंट क्या था? मैं भूल गया। मटीरियलिटी वाला पॉइंट मैं भूल गया। अरे सर कैसे भूल गए? सारा का सारा काम ही तो मटीरियलिटी के हिसाब से हो रहा है। सारा काम, हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं मटीरियलिटी के हिसाब से, जो उनका ऑडिट हो रहा है मटीरियलिटी के हिसाब से। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड एज पर द मटीरियलिटी। अनसर्टेनिटी किस कहां है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट का आउटकम होगा इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एस्टिमेट। सो अनसर्टेनिटी अबाउट द अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसमें क्या लगती है? जजमेंट। एंड लास्ट पॉइंट और बता दो, फ्यूचर। हम फ्यूचर को लेके भी अनसर्टेन है, क्या पता कल क्या हो, कल हो ना हो। सर डराओ मत, ठीक है, इधर फोकस करो। सो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जजमेंट्स एंड द फ्यूचर, इन 3 चीजों को लेके अनसर्टेनिटी ध्यान में रखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये जो बंदा है ये गलत डिसीजन लेगा नहीं सर, रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन लेगा। So this is your last assumption that the user of financial statement will take reasonable economic decision. क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? हाँ सर। तो यही 4 बातें आपको ध्यान रखनी थी। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था सर, क्या ये सारी बातें हो गई? हाँ सर ये बातें हो गई। फिर मैंने आपको ये पॉइंट बोला था, इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। कोई भी ऐसा आइटम है इनकम का या एक्सपेंस का विच इज ग्रेटर देन ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन में क्या लिखेंगे? 1% ऑफ द रेवेन्यू और ₹1 लाख विच एवर इज हायर। ये जो अमाउंट निकलेगी इससे ऊपर अगर कोई आइटम है तो उसको अलग से दिखाना। इसी तरह अगर कोई शेयर होल्डर है जिसके पास ग्रेटर देन, कम ऑन, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला, ग्रेटर देन 5% ऑफ द टोटल शेयर्स है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स अलग से दिखाओ। ये एमसीक्यू में आईसीआई पक्का पक्का पूछता है। फिर इसके अलावा क्या था पॉइंट? मैंने कहा तो सारे टॉपिक खत्म होने वाले हैं। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, बेंचमार्क करके एक टॉपिक पढ़ा था, हाँ कौन याद आता है बेंचमार्क पढ़ के? रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी बेंचमार्क चूज करना इट इज अ प्रोफेशनल जजमेंट। मेरी मर्जी में किसी को भी बेंचमार्क बनाऊं, ठीक है, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता, इट इज माय प्रोफेशनल जजमेंट। अरे सर प्रोफेशनल जजमेंट लगाते वक्त कुछ फैक्टर्स कंसीडर करोगे नहीं करोगे? हाँ करेंगे। बताओ क्या क्या फैक्टर है? तो सबसे पहले बोलो रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट वाले आइटम, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। पीएनएल वाले आइटम, पीएनएल में क्या आता है? इनकम और खर्चे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, बस ये 5 आइटम लिखो। अब एक बात बताओ, रिलायंस में तुम्हारा फोकस कहां है? अंबानी जी पे। तो फोकस वाला पॉइंट क्या था? आइटम्स ऑन विच द अटेंशन ऑफ द यूजर्स इज फोकस्ड ऑन।
ये पॉइंट भी हो गया। अब जब तुम्हारा फोकस अंबानी जी पे, तो अंबानी जी की किस पे दिक्कत आई थी? पहले अंबानी कौन है सर? ओनर है। तो आपने बोलना है सर क्या ओनर वाला पॉइंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस्ड, डेट और इक्विटी। इसमें फोकस कहां जाता है? अगर डेट ज्यादा है, आपने ज्यादा लोन लिए हैं, ज्यादा लोन लेने के लिए क्या गिरवी रखा था? एसेट्स गिरवी रखे थे। सो पीपल विल बी फोकसिंग ऑन द एसेट्स एंड द चार्जेस विच हैव बीन क्रिएटेड ऑन देम। अब ओनर की किस पे दिक्कत आई थी? लाइफ पे दिक्कत आई थी। तो लाइफ वाला पॉइंट था नेचर ऑफ द एंटिटी। ये अपनी लाइफ साइकिल में कहा है, क्या ये स्टार्टअप है, ग्रोथ फेज में है, या मेच्योर्ड एंटिटी है? सो नेचर ऑफ द एंटिटी, वेयर इट इन इज लाइफ साइकिल, उसको भी ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? जैसे ही इनकी लाइफ साइकिल पे दिक्कतें आई, रिलायंस का शेयर झूलने लगा। उसको क्या कहते हैं? वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। तो पांचों के पांचों पॉइंट्स डन डनाडन डन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये जो बेंचमार्क है कुछ भी हो सकता है, कोई पीएनएल का आइटम, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके पीछे क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, उसके पीछे रेवेन्यू। पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट ले आओ। बैलेंस शीट में एसेट्स माइनस लायबिलिटी, क्या निकला? कैपिटल निकला। ठीक है, इधर से एसेट माइनस लायबिलिटी डाला, इधर से क्या निकला सर? इधर से कैपिटल निकली। मैंने कहा कैपिटल का मतलब है इक्विटी या नेट एसेट्स। डन 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 डन। हाँ सर। अब ये बेंचमार्क उठाओगे कहां से? तीन ऑप्शन है, पिछले साल के, इस साल के अब तक के, या फोरकास्ट से। कम ऑन, 3 टाइम पीरियड्स में ट्रेवल करो मेरे साथ। या तो पिछले साल के पास्ट पीरियड्स, या इस साल के अब तक की जो इंफॉर्मेशन है, या फिर बजट्स या फोरकास्ट। इन तीनों में से कहीं से भी तुम उठा सकते हो इस इंफॉर्मेशन को। क्योंकि हमने पुरानी इंफॉर्मेशन उठाई है तो मटीरियलिटी चेंज भी करनी पड़ेगी। 3 रीजन मटीरियलिटी चेंज करने के। सर कुछ नया है, 2 चीजें चेंज हो गई। कुछ नया है, 2 चीजें चेंज हो गई। मैंने कहा नया क्या है? नई इंफॉर्मेशन है। यानी एंटिटी ने हमने जो मटीरियलिटी निकाली थी वो यू कैन से ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स में निकाली थी। एंड अब क्योंकि नए फाइनेंशियल्स आ गए हैं तो मटीरियलिटी चेंज हो गई है। चेंज क्या हुआ है? ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन द सर्कमस्टेंस। ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग और चेंजेस इन द सर्कमस्टेंस। ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग क्यों चेंज हुई? क्योंकि उसने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करे। समझा पॉइंट? मतलब उसकी रोमम चेंज हो गई क्योंकि उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे। तो जो बात हमने सीखी थी कनेक्ट करके, वही बात आपने ध्यान रखनी है। चेंजेस इन द अंडरस्टैंडिंग में सर क्या एग्जांपल दिया था? ये कि आपने करे टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो पता चला कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो मतलब रोमम ज्यादा है। अगर रोमम ज्यादा है तो एक बात बताओ, डिटेक्शन रिस्क को कम करोगे या ज्यादा करोगे? सर ऑब्वियस सी बात है कम करेंगे। एंड डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए टेस्टिंग ज्यादा करी। एंड टेस्टिंग ज्यादा करने के लिए क्या करें? सर अगर हमको ज्यादा आइटम चेक करने हैं तो मटीरियलिटी को नीचे ले आओ। वेरी गुड, तो मटीरियलिटी को नीचे ले आए। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात ध्यान रखना। मेन पॉइंट तो यही था, चेंजेस इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एंड थर्ड पॉइंट क्या था? लप्पू सा पॉइंट क्या था वो? चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ एंटिटी। यानी पहले जो बिजनेस खरीद रहे थे अब उस बिजनेस को बेच देंगे। अब उस बिजनेस को बेच देंगे, यानी डिसीजन टू सेल द बिजनेस। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद डॉक्यूमेंट द मटीरियलिटी। जो भी मटीरियलिटी का नाम आता है ना, डॉक्यूमेंट कर दो। मतलब मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर एबीसीडी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में मटीरियलिटी आता है, हाँ उसको भी डॉक्यूमेंट कर दो। और अगर इनको चेंज किया तो उसको भी डॉक्यूमेंट कर दो। बड़ा ही सिंपल था सर ये तो। लास्ट पॉइंट, मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। क्या आप मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क को सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे कंसीडर करेंगे? नहीं सर, हमने क्वेश्चन बैंक किया है। हमने क्वेश्चन बैंक किया, हमको पता है। क्वेश्चन बैंक का टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 2 था क्या? कि मटीरियलिटी को सिर्फ और ऑडिट रिस्क को सिर्फ प्लानिंग पे नहीं, परफॉर्मेंस पे भी करना है। और परफॉर्मेंस करके जब मिसस्टेटमेंट मिलेंगी उसको इवैल्यूएशन करते वक्त भी हम मटीरियलिटी को कंसीडर करते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट पे। तो ये बातें भी आपको देखनी है। एंड अगर आईसीआई एक लाइन लिख के दे दे, मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर कंसीडर्ड थ्रू आउट ऑडिट, तो तुम वो चक्र याद रखोगे? हाँ सर। चक्र क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर इसके बाद क्या करते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फिर टेस्टिंग करके जो गलती मिलेंगी उसको इवेल्युएट करेंगे। वही सेम लाइन कि इसका क्या इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या इंपैक्ट है ऑडिट रिपोर्ट पे। 14 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स ओनली। और मुझे ऐसा नहीं लगता या मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने मिस किया। ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। जिस तरीके से आपने सारे आंसर दिए, पता है पूरी रिवीजन में सारे बच्चे डाल रहे थे, ऑसम।
ऑसम ऑसम ऑसम। मेरे हिसाब से बस एक पॉइंट रह गया था, उसको भी हमने टेक्निक से याद कर रखा था। क्या? कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो बताते हैं कई बार आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपैरिजन में लोअर अमाउंट ऑफ मटेरियलिटी देखनी होती है। तो उसका पॉइंट क्या था? न्यू इंडस्ट्रियल लॉ। न्यू इंडस्ट्रियल लॉ का क्या मतलब था? कोई नया बिजनेस लिया जिसपे लोगों का अटेंशन है, उसको दिखाओ। इंडस्ट्री का क्या मतलब था? अगर इंडस्ट्री के कोई डिस्क्लोजर है तो वो दिखाओ। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में R&D कॉस्ट। एंड लॉ का मतलब क्या था? लॉ 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 रेगुलेशन, FRF कहते हैं दिखाओ तो दिखाओ। इस पे भी क्वेश्चन था टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एंड आखिरी में आज का सुविचार। सर आज का सुविचार क्या है? जो आपकी आदतें हैं ये समय के साथ बनती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। तो हम क्या करेंगे? अच्छी आदतें बनाएंगे। गॉट इट? गॉट इट सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। इसी तरह खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे, खुशी से बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।